तो बिहार में काबा में इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस को लेकर चर्चा हम करने जा रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का क्या होने जा रहा है, कांग्रेस का क्या बा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है तारिक अनवर, कांग्रेस के कटिहार से सांसद और कांग्रेस के नेता। तारिक अनवर बिहार की राजनीति को बहुत नजदीकी से जानते हैं, कांग्रेस के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई साल से कांग्रेस और गठबंधन की राजनीति को नजदीक से उन्होंने देखा हुआ है। तो तारिक अनवर जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि इस बार की कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्या कांग्रेस अकेले जाना चाहेगी या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन बनाकर, जो लोग कहते हैं कि पिगी बैंक बनकर एक तरीके से कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस बिहार में सुधारने की कोशिश करेगी इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि जो परिस्थिति है बिहार की, उसमें गठबंधन चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वामपंथी मोर्चा हो, सबके लिए अनिवार्य है। क्योंकि हम किसी भी तरह से इस बात का चांस या रिस्क नहीं ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता में आने का मौका मिले। पिछली बार थोड़ी कसर ज़रूर रह गई थी और उसमें हम लोगों का योगदान कम था, जिसकी वजह से हमारी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार हमारा और मेरा ख्याल है गठबंधन के सभी जो एलाइज पार्टनर हमारे हैं, साथी हैं, वो सब इस बात की कोशिश में है कि ये मौका हम लोगों को हाथ से नहीं गंवाना है और हर तरह से उसके लिए प्रयास करना है कि इस बार वहाँ एक गठबंधन की सरकार बने। चूँकि पिछले 20 साल से लगातार एक पार्टी एक गठबंधन की डबल इंजन की सरकार है और 20 साल में जो बिहार के लोगों की अपेक्षा थी, उम्मीद थी, आशा थी, वो पूरी नहीं हुई है। आज भी बिहार एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को बदलने के लिए ज़रूरी है कि एक प्रगतिशील और जिसका विश्वास बिहार की उन्नति में हो, बिहार की तरक्की में हो, बिहार के औद्योगिकरण में हो और बिहार को हर तरह से आगे ले जाने का जिसमें संकल्प हो, वैसी ताकत को आगे आना चाहिए और बिहार की जनता उसका इंतज़ार कर रही है। तारिक अनवर जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है कि कांग्रेस एक तरीके से पशुपेश में नजर आती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, कांग्रेस 99 सीट जीत पाई और उसके बाद बीजेपी को अपने बलबूते पर पूरा बहुमत पाने से कांग्रेस ने रोक लिया। लेकिन उसके बाद एक नई चर्चा कांग्रेस में शुरू हुई कि गठबंधन का क्या करना है। जिस तरीके से कांग्रेस का रिवाइवल एक तरीके से देखा गया, महाराष्ट्र में कांग्रेस की 13 सीटें जीत कर आई, वहां बिहार में गठबंधन में कांग्रेस की 3 सीटें जीत कर आई। लेकिन उसके बाद गठबंधन को लेकर कांग्रेस कोई रणनीति नहीं बना पाई है। क्योंकि मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था, फरवरी 2025 का 10 फरवरी 2025 का आपका ट्वीट है और आपने ये कहा था कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है कि वो गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी है। और यह आपका ट्वीट तब आ रहा था जब कांग्रेस लगातार महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के नतीजे तो तब तक आने थे, चुनाव भी होने थे, लेकिन बैक टू बैक जिस तरीके से कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा और गठबंधन की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठने लगे, उसके बाद का आपका यह ट्वीट यहां पर नजर आता है। तो क्या बिहार में भी हम उसी तरीके से चीज को देखें कि कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है मन में कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, मैंने जो ट्वीट मैंने किया था वो हरियाणा और फिर महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के बाद किया था। क्योंकि मेरा ये कहना था कि अगर हमको गठबंधन की राजनीति करनी है तो हमको स्पष्ट रूप से इस पर अपना स्टैंड लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा जो गठबंधन है वो ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनका अपना एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, वो अपना विस्तार चाहती हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है उस क्षेत्र में। और फिर कांग्रेस जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम अपने आप को
अलग थलग नहीं कर सकते, हमको भी अपना अस्तित्व बना के रखना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। तो कहीं कहीं थोड़ा कॉन्फ्यूजन होता है, लेकिन मेरा यही कहना था कि जब हमने इंडिया गठबंधन बनाया है तो इंडिया गठबंधन के अंतर्गत हमको इस बात को पूरी तरह से एक ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए, एक ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए जिसमें हम क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ कैसे लेकर कितने चल सकते हैं, ये हमको कोशिश करनी चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। हम दोनों इस बात के लिए एक तरह से हम पर कंपल्शन भी कहा जाए, पॉलिटिकल कंपल्शन कहा जाए कि हम लोग गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज तो केंद्र में जो सरकार मोदी जी की चल रही है वो गठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। तो गठबंधन से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति, देश की परिस्थिति है, राज्यों की जो परिस्थिति है, उसमें हमको गठबंधन में रहना पड़ेगा और अपने जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनके साथ अपने संबंध मजबूत करने होंगे। आज कांग्रेस का भविष्य उसी में है। नहीं, लेकिन तारिक अनवर जी, सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठता है ना क्योंकि कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा लगता है, कहा जाता है कि गठबंधन के पार्टनर्स को किस तरीके से ट्रीट करना है। लेकिन देखिए, जैसे बिहार में खास करके हमने देखा कि जब बवाल चल रहा था कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा, कई लोग कहने लगे कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, असेंबली चुनाव के लिए कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। उसके बाद लालू यादव या बाकी जो पार्टनर्स है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अरे ममता बनर्जी को आप कन्वीनर बना दीजिएगा इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस लीड करने की स्थिति में नहीं है। फिर आपके बिहार के जो प्रभारी है जिनको अभी अभी नियुक्त किया गया है, उन्होंने, कृष्णा अलीवरू, उनका एक स्टेटमेंट आ गया कि कांग्रेस असेंबली इलेक्शन ए टीम की तरह लड़ेगी, किसी की बी टीम की तरह नहीं लड़ेगी। तो जिस रीजन में जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है उसे आगे बढ़ाने के बजाय कांग्रेस एक 50-50 का सौदा चाहती है, जो नहीं हो सकता, जिसके वजह से रिटेलिएशन देखने को मिलता है। जैसे लालू यादव जी ने कह दिया कि ममता बनर्जी को बना दीजिएगा आप इंडिया गठबंधन का हेड। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये दिक्कत नहीं होगी बिहार में आपके लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन एक लोकतांत्रिक गठबंधन है। यहाँ किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है, जैसे एनडीए में है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया वो तमाम लोगों ने उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया। हमारे यहाँ इस बात की इजाज़त भी है और इस बात की छूट भी है कि लोग अपनी राय दे सके, अपना मशवरा दे सके। अल्टीमेटली वही किया जाएगा जो कंसेंसस होगा। कंसेंसस जिस बात के पक्ष में होगा उसको ही हम लोग अपनाएंगे। और हमने जैसा कहा कि ये कांग्रेस के साथ ही नहीं है, जो आपने कहा कि अब कई बार जो हमारे रीजनल पार्टनर्स होते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो हमारे संबंध होते हैं, वो थोड़ा उसमें तलखी आ जाती है। तो एनडीए के साथ भी आई। हमने देखा कि जो सबसे पुराना उनका जो पार्टनर था वो था उद्धव ठाकरे जी थे और उनके पार्टी शिवसेना थी। 30 साल से उनका गठबंधन था, वो छोड़ के चले गए। वहाँ पंजाब में जो है वो अकाली दल था, वो छोड़ के चले गए। और ऐसे कम से कम 20 पार्टियां हैं जो आई और गई कई बार एनडीए में। तो अभी जो आंध्रा के मुख्यमंत्री है उनका इतिहास आप उठा के देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जब गठबंधन की सरकारें बनती है या कोई गठबंधन की बात होती है तो उसमें कुछ इस तरह की लेकिन जब जरूरत होती है तब देखिए, बिहार में जनता दल यूनाइटेड जब वापस आई तब नीतीश कुमार को उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। लेकिन कांग्रेस को 99 सीटें मिलने के बाद वो कहने लगे, कई नेता कांग्रेस के, कि नहीं भाई ये गठबंधन की राजनीति ठीक। देखिए महाराष्ट्र में भी क्या हो गया, सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना के साथ झगड़ा हुआ, उसका नतीजा चुनाव के परिणाम में देखने मिल गया। उसी तरीके से बिहार में भी कहीं ना कहीं बातें होने लगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को आरजेडी के साथ अपने संबंध किस तरीके से रखने हैं, उसको लेकर अभी भी पशुपेश नजर आता है आपको, आपके सेंट्रल लीडरशिप में या बाकी नेताओं में? नहीं, अभी हम लोग की बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो इलेक्शन में थोड़ा समय है और उसके पहले हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, मीटिंग होगी। उसमें जो भी हमारे मतभेद, कहीं मतभेद तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत इधर अगर कहीं किसी बात को लेकर किसी को अगर आपत्ति होगी
तो हम लोग बातचीत के जरिए उसको दूर करेंगे, कोशिश बात करेंगे कि वो बातचीत के जरिए निकल आए। और ये जैसा बात मैंने इसलिए कहा भी कि निकली। अभी आज की परिस्थिति में बिहार में हाँ। नहीं, ये बात इसलिए भी जी। निकली क्योंकि 2015 में जब महागठबंधन में चुनाव लड़ा गया, ये बात इसलिए भी निकली कि आरजेडी के साथ संबंध की, वो इसलिए भी बात निकली क्योंकि 2015 में जब महागठबंधन में चुनाव लड़ा गया, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस 30 सीटों तक पहुंच गया था, ठीक तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। लेकिन 2020 में जब आरजेडी और कांग्रेस और माले आपके साथ में थे, उस वक्त अगर हम देखें तो कांग्रेस को मिली 70 सीटें और जीत पाई कांग्रेस केवल 19 सीटें। तो उसके वजह से आरजेडी की तरफ से कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि देखिए, गठबंधन में कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग के लेके गई और उनका जीत का प्रतिशत कम हो गया, जिसका असर यह हुआ कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन 15 सीटों से पिछड़ गया। अगर वही सीट आरजेडी लड़ती तो जीत जाती। तो रीजनल पार्टी को एक तरीके से अगुवाई करने दे देना चाहिए, यह कांग्रेस के नेता नहीं सीख पाते। यह कहीं ना कहीं आरोप उन पर लगता है। 2020 का उदाहरण कई बार वो लोग रखते हैं आरजेडी की तरफ से। देखिए, ये बात तो सही है और जिसको कहा जाए कि ऑन रिकॉर्ड है, इसमें तो कोई किसी से इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोग 70 सीटों पर लड़े थे और मात्र 19 सीट ही हम जीत पाए। हमारा स्ट्राइक रेट कम रहा। तो ये उससे हमको सीख लेने की आवश्यकता है और गठबंधन को भी सीख लेने की आवश्यकता है। हम वैसे सीटों का जब हम बंटवारा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस पार्टी का जहाँ प्रभाव है, जहाँ जिनका संगठन मजबूत है, उस पार्टी के उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है। और सिर्फ गिनती के लिए, नंबर्स के लिए सीट दी जाए, ये कोई उचित नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग पिछले चुनाव से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। और इधर हम लोग का कांग्रेस अपनी तरफ से संगठन को मजबूत करने के लिए जो हमारे नए प्रभारी हैं कृष्णा जी, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उनको भेजा गया है इसी काम के लिए। नौजवान हैं, युवक हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है। तो वो तमाम ज़िलों का दौरा कर रहे हैं और चुनाव से पहले हमको लगता है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा और इस बार हमारा स्ट्राइक रेट ठीक ठाक रहेगा। आपका जो ट्वीट मैंने पढ़ के बताया था 10 फरवरी का, उसमें आखिरी लाइन थी कि साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है, यह आपका ट्वीट था। लेकिन उसके साथ राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर जो भाषण किया था, हाल ही में उनका जो दौरा हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पार्टी को बारात के घोड़ों की जरूरत नहीं है, तो रेस में दौड़ने वाले घोड़ों की जरूरत है। और आपने उस बात को कहा था कि बड़ी माकूल बात राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार में आपके दौड़ने वाले घोड़े कौन है? क्योंकि अभी कन्हैया कुमार वहां पर जा रहे हैं, आपके प्रभारी है, उनके साथ में मिलकर एक यात्रा प्लान की जा रही है कि पलायन रोको, नौकरी दो, वगैरह वगैरह, जिसमें आपके पार्टी के जो वहां के अध्यक्ष है वो तो दिखाई नहीं देते। तो क्या पार्टी की अंदरूनी राजनीति कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगी कि जो घोड़े दौड़ना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश होगी? क्योंकि कई बार ये पता चलता है कि पप्पू यादव एक तरफ है, कांग्रेस पार्टी का पुराना संगठन एक तरफ है, और अब जब नए प्रभारी है और कन्हैया कुमार वहां पर कुछ अलग तरीके से दौड़ना चाहते हैं, तो ये भी दिक्कतें कहीं ना कहीं कांग्रेस में नजर आती है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कन्हैया कुमार, ये सही है कि वो बिहार से उनका संबंध है, बिहार से आते हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ वो राष्ट्रीय प्रभारी है जो हमारा छात्र संगठन है उसके। तो छात्र संगठन के प्रभारी की हैसियत से भी वो पूरे देश का दौरा करते रहते हैं समय समय पर। अब चूंकि बिहार के अंदर चुनाव है तो उनको अलग से एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप बिहार में छात्रों को, नौजवानों को संगठित करें। तो इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को क्या आपत्ति हो सकती है या किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमको उम्मीद है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सहयोग उनको पूरा मिलेगा और सब लोग, हम लोग उनको सहयोग करेंगे और मिलजुल कर वहाँ छात्र और नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी है बिहार के अंदर। बिहार को एक तरह से युवा राज्य कहा जाता है कि नौजवान की संख्या ज़्यादा है और नौजवान का आंदोलन भी वहाँ रहा है, चाहे जेपी की शक्ल में आंदोलन रहा हो या किसी और शक्ल में रहा हो। तो वहाँ के नौजवानों में राजनीतिक चेतना मेरा ख्याल है कि दूसरे राज्यों से अधिक है और इसलिए उनको जगाने से या उनको साथ लेने से कोई जो भी पार्टी ले सकती है, उनका साथ, उनका संगठन, उनका
सहयोग, उसका लाभ उनको राजनीति में और लेकिन दूसरी चुनाव तरफ में हम मिलेगा। देखते हैं ना सर कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिसके आप अध्यक्ष रहे हैं 90 के दशक के पहले, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी ठीक तरीके से मीट नहीं कर पा रही है। पिछले 8 साल से उनकी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। संगठन के तौर पर वहां पर कांग्रेस ना के बराबर ही वहां पर नजर आती है। बड़े बड़े नाम तो कांग्रेस के वहां पर जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसी भी तरीके से लड़ने की स्थिति में नजर आती है वहां पर? नहीं, देखिए, कब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जैसा हमारा संगठन का ढांचा होना चाहिए था वैसा नहीं है, क्योंकि हमारी प्रदेश की कमेटी नहीं बनी है, कार्यकारिणी नहीं बनी है, बहुत सारे प्रखंड के भी नहीं ठीक से काम कर रहे हैं। यह जो ज़मीनी सच्चाई है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस से का बिहार के अंदर उसकी जड़ें कमज़ोर नहीं है, जड़ें पूरी तरह से मजबूत, सिर्फ उसको संगठित करने की आवश्यकता है। मेरा अपना जो अनुभव है, जो मैंने बिहार को देखा है, जाना है, या आज भी जो हमारे बिहार से जो मेरा ताल्लुक़ है, तो हम अगर कोशिश करेंगे तो लोग बिहार के अंदर एक, जैसा मैंने कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। 20 साल से एक व्यक्ति या एक गठबंधन या एक मोर्चा लगातार सत्ता में रहने के कारण लोगों को इस बात की पूरी तरह से एक भावना है कि आने वाले समय में बिहार में एक नई व्यवस्था बननी चाहिए, एक नया राजनीतिक ढांचा बनना चाहिए। आखिर में 1997 में बिहार में जब कांग्रेस के लोग मिले थे तब वो इस बात को लेकर चिंता में थे कि आरजेडी की सरकार को समर्थन करना है या नहीं करना है, और कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक यही हुई कि आरजेडी या लालू प्रसाद यादव की सरकार को उन्होंने जो समर्थन दिया उसके वजह से कांग्रेस की आज यह हालत हो गई। लेकिन आज की स्थिति में आप जो कह रहे हैं कि महागठबंधन या गठबंधन ये राजनीतिक जरूरत बन गई है एक तरीके से, और जिसके वजह से आज भी आपको आरजेडी के साथ रहना पड़ेगा, ये आपने बात मान ली है। लेकिन आखिर में मुझे बस आपको एक बात पूछनी है, एक नया समीकरण बनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। जो पहले माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण कहा जाता था, वो माय बाप के तौर पर वो अब लेके गए हैं। क्या ये जातिगत समीकरण काफी है महागठबंधन के लिए, या कुछ और चीजें आपको जरूरत है कि एनडीए की जो इलेक्शन मशीनरी है उसको टक्कर देने के लिए कुछ और समीकरणों की आपको जरूरत पड़ेगी आखिर में? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिहार के सामने जो असल जो समस्या कहिए या चुनौती कहिए या इश्यूज हैं, वो है सबसे ज़्यादा तो गरीबी का है, फिर बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बाहर, अभी तो ऐसा है ना कि हर चीज़ के लिए बिहार से पलायन हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए लोग दिल्ली आते हैं, पलायन करते हैं, पढ़ाई के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। तो ये जो पलायन का सिलसिला चल रहा है लगातार, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। और बिहार, देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई अपना घर, अपना फैमिली, अपना परिवार छोड़कर आना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी उसको खींच के लाती है, चाहे वो दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, पंजाब जाएं, जहाँ भी जाएं। तो इस हालत को बदलने की आवश्यकता है, और ये तब बदलेगा जब बिहार के अंदर पूंजी निवेश होगा। बड़ी बड़ी बात करने से, हमारे प्रधानमंत्री जाके बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर करते हैं, चुनाव जब आता है तो बड़े बड़े जिसको कहते हैं कि एजेंडा दे के चले आते हैं और पैकेज दे के चले आते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ, हमको याद है कि 2015 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव था तो उस समय प्रधानमंत्री ने एक पैकेज, 1.25 लाख का पैकेज दिया था। वो पैकेज आज तक दिक्कत बिहार पहुंचा ले। तो मेरे कहने का अर्थ है कि लोग इनकी बातों को समझने लगे हैं। लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ये सिर्फ लोगों को झूठे वादे, झूठे बहलावे दिए जाते हैं, उनको भटकाने की कोशिश होती है। और हमको लगता है कि जात पात से ऊपर उठकर अभी वहाँ बेरोजगारी को लेकर, गरीबी को लेकर, पलायन को लेकर वह आंदोलन किया जाना चाहिए, और ये बात लोगों की समझ में आएगी और लोग आने वाले समय में सत्ता का परिवर्तन करेंगे।
आखिर में एक संक्षेप में मैं चाहूंगा, क्योंकि बिहार की राजनीति ने बहुत फ्लिप फ्लॉप देखा है 2015 के बाद से। कई बार यहां से वहां से यहां, ये सारी चीजें देखी है। क्या आपको एक बार फिर लगता है कि एक फ्लिप फ्लॉप हो सकता है जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, या अभी वो स्थिति खत्म हो चुकी है? अभी नीतीश कुमार के लिए दरवाजे पूरी तरीके से बंद, नीतीश कुमार के साथ कोई बातचीत नहीं और मामला खत्म है, या राजनीति में अभी भी हम ये मानकर चले कि कुछ भी हो सकता है? देखिए, अभी तो ये बात तो आपने सही कहा कि राजनीति में तो कुछ भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार के आप सब जानते हैं, ये बात मीडिया में भी है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो एक जिसको कहते हैं टायर्ड राजनीतिक नेता के रूप में हैं, थके हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में बीजेपी उनको अगर किसी प्रकार से एनडीए को आ भी गया, अगर मेजॉरिटी आ गई, तो वो नीतीश कुमार को फिर से दोबारा मौका देने वाले नहीं हैं। वहाँ के जो हालात है एनडीए के अंदर, वो सब लोग को इस बात की जानकारी है कि उनके यहाँ अंतर्द्वंद कहीं हमसे ज़्यादा है। और वो वहाँ कौन आगे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी और जदयू अपना वर्चस्व चाहेगी। ये लड़ाई तो वहाँ चल रही है, पहले से चल रही है। और नीतीश कुमार का जहाँ तक सवाल है कि उनका कब क्या फैसला होगा, ये तो इस बात का गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अनवर जी, आपने बेबाकी से हमसे बात की इसके लिए, और कांग्रेस की जो भूमिका है वो इस कार्यक्रम में रखने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।